जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीएमए फाउंडेशन के जो हम लोग एमसीक्यू स्पेशल सीरीज में चल रहे हैं, जहां हमने यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है पार्ट ए पार्ट बी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की, जहां हमारे चैप्टर है कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद यूनिट 3 कंप्लीट करने के बाद स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज कर लेंगे। बट एक बेहतरीन सीरीज आने वाली है जहां आपको नंबर ऑफ एमसीक्यूज कराए जाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड इन एग्जाम, जो आपके मॉक टेस्ट मॉडल पेपर में पूछे जाएंगे और एग्जाम में उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो बने रहिए इस चैनल पर सब्सक्राइब करने के साथ। विच ऑफ दीज इज आर रिकरिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पूछ रहा है इनमें से कौन से रिकरिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहली बात, ये सभी इनडायरेक्ट है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। मतलब गुड्स को बनाने में किसी का खर्चा नहीं होता, गुड्स को लोडिंग अनलोडिंग ऑक्ट्रॉय ट्रांजिट इंश्योरेंस कराने के खर्चे हैं। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार खर्च होने वाले, मतलब प्रोडक्ट जब तक बिक नहीं जाता आप उसको खर्च करोगे, स्टॉक की तरह संभाल कर रखोगे। ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है रास्ते से, मतलब ये कंसाइनमेंट, कंसाइनर का घर है मानो कानपुर और ये कंसाइनी का प्लेस है दिल्ली, तो इसके बीच में जो इंश्योरेंस कराकर भेज रहा है, माल चोरी ना हो जाए, ट्रक पलट ना जाए, उसे ट्रांजिट इंश्योरेंस बोलते हैं, रास्ते का। और फ्रेट, और जो ट्रक वाला इसमें जाएगा, मैं निकला गड्डी लेके, उसका जो पैसा होगा फ्रेट भाड़े का, वो एक बार का एक्सपेंस है, रिकरिंग नहीं है दोस्त, नॉन रिकरिंग। ऑक्ट्रॉय रास्ते पर चुंगी का खर्चा, चुंगी मतलब बॉर्डर पार करेंगे जब हम यूपी से दिल्ली का। लोडिंग अनलोडिंग, यहां से मजदूरों ने चढ़ा दिया सामान सेट कर कर गार्डन, और वहां पर दूसरे मजदूरों से उतारेंगे। ये सभी बेटा वन टाइम एक्सपेंसेस टीचर है। जब हम लोग आपका न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से खर्चे रिकरिंग नेचर के, कौन से नॉन रिकरिंग, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू में रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं जोड़े जाते जो बार बार खर्च हो रहे हैं। नॉन रिकरिंग का प्रोपोर्शनट जोड़ा जाएगा, मतलब अगर 500 बॉक्सेस पर हमारा फ्रेट खर्च हुआ है 10,000, 500 बॉक्सेस पर अगर हमारा फ्रेट खर्च हुआ है 10,000, तो एक बॉक्सेस पर हमारा 20 रुपए का फ्रेट खर्च हुआ है। तो 20 रुपए का जितने बॉक्सेस बचे, अगर हमारे 10 बॉक्सेस बचे लास्ट में, तो हमारे 20 रुपए के हिसाब से 200 रुपए का खर्चा और जोड़ा जाएगा। सेम ऑक्ट्रॉय के लिए सेम लोडिंग अनलोडिंग के, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस चीज को समझेंगे डिटेल में, और मैंने न्यूमेरिकल वीडियोस भी आपकी स्टार्ट कर दी है। गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कौन सा है, सामान को रखने वाला, स्टॉक इंश्योरेंस बोलते हैं बेसिकली इसको। ट्रांजिट वाला कौन सा, रास्ते वाला, मैं निकला गड्डी लेके वाला, और ये घर वाला है। तो इनडायरेक्ट रिकरिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बार बार खर्चे होंगे, वो गोडाउन का रेंट होगा और इंश्योरेंस होगा। इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंस का भी एग्जांपल अगर देता तो वो भी हमारे रिकरिंग है। ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दिस अकाउंट, जब सामान कंसाइनी के पास आएगा तो कंसाइनी किस अकाउंट को डेबिट करेगा। परचेज अकाउंट बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सामान खरीदा नहीं है इसने, बिका तो ठीक, वरना वापस भेज देगा कंसाइनर को। गुड्स अकाउंट, जो परचेज को नहीं डेबिट कर सकता तो गुड्स को भी नहीं। कंसाइनर को क्रेडिट करता है, ये क्रेडिट करता है। अगर क्रेडिट की पूछता तो कंसाइनर आंसर होता है, दैट मींस नन ऑफ दीज, इसमें से किसी अकाउंट को डेबिट नहीं करता। बेसिकली ये डेबिट करता है कंसाइनर को, वो क्रेडिट करता है कंसाइनर को, और डेबिट तब करता है जब ये अपना सामान, इस सामान को बेच देता है किसी को, मतलब जिस पर्सन को ये बेचेगा, कंसाइनर के डेटर को। कंसाइनर का डेटर समझते हो आप, जो इस सामान को लेकर जाएगा इसके से, या तो पैसे दे जाएगा या उधार ले जाएगा, उधार ले जाएगा तो कंसाइनर डेटर अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 1.5 लाख, गुड्स आर टू बी सोल्ड एट 33.33%। 33.33 जब भी आए ना आपकी पिक्चर में, आप सिंपली इसको 1/3 बोल देना। कंसाइनर आस्क्ड टू कंसाइनी ए पेमेंट फॉर एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द सेल्स वैल्यू, मतलब जो भी सेल वैल्यू रहेगी। देखो सबसे पहले कॉस्ट क्या है दोस्त, 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा 1.5 लाख का सामान 1.5 लाख में दे रहा है, या इस पर 1/3 का प्रॉफिट चढ़ाने के लिए बोल रहा है, 1/3 का प्रॉफिट। तो 1,50,000 का जब 1/3 प्रॉफिट करोगे तो 50,000 आएगा, यानी टोटल गुड्स की सेल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी 2 लाख। अब ये 2 लाख का इससे 60% अमाउंट मांग रहा है। कितना मांग रहा है, 2 लाख का 60% अमाउंट मांग रहा है। 2 लाख का 60% अमाउंट हो जाता है आपका 1,20,000। तो कितना हो जाता है, 1,20,000। करेक्ट आंसर इज 1,20,000। तो 1.5 लाख का 50,000 कैसे आया, 1/3 करके टोटल आया 2 लाख की सेल वैल्यू, उसका 60% करेंगे तो 1,20,000। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2,40,000, गुड्स की इनवॉइस वैल्यू है 2,40,000 की, सेंड आउट टू कंसाइनी 20% प्रॉफिट। गुड्स की इनवॉइस वैल्यू, सबसे पहले इस चीज पर फोकस करना। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका नाम था कॉस्ट या इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या होता है, इस कॉस्ट के अंदर वो नकली प्रॉफिट, नकली मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट, जिसको हम यहाँ प्यार से लोडिंग बोल रहे हैं। इस चैप्टर में भी लोडिंग बोलेंगे, ब्रांच डिपार्टमेंट के क्वेश्चन करेंगे तब भी लोडिंग बोलेंगे। अरे सर ये मैं क्या बोल रहा हूँ,
सीएमए इंटर में लोडिंग मतलब जितना प्रॉफिट आपने जोड़ रखा है उस पर, तो बोल रहा है प्रॉफिट जोड़ना है 20% ऑन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट रही हो। ये 2,40,000 की वैल्यू मतलब 2,40,000 में प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है या नहीं? बिल्कुल सर, यानी ये 2,40,000 इनवॉइस वैल्यू यानी सेल प्राइस जैसी चीज है, सेल प्राइस जैसी जिसमें कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है दोस्त और प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। यानी कॉस्ट अगर इसकी 100 रही और प्रॉफिट इस पर 20 रुपए रहा तो ये 120 के बराबर है। तो अगर मुझे लोडिंग निकालनी है, लोडिंग मतलब ये वाला प्रॉफिट निकालना है जिसको मैं प्यार से नकली प्रॉफिट बोलूं या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अभी रियलाइज नहीं हुआ है, जब तक सामान बिक नहीं जाएगा तब तक ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं मान सकता मैं, इसको रियलाइज नहीं हुआ है। तो हम किस तरह निकालेंगे? 2,40,000 जो है वो मेरा 120 के बराबर है, 100 रुपए की कॉस्ट और 20 रुपए का प्रॉफिट। अब मुझे लोडिंग निकालनी है, लोडिंग कितनी है इसमें? 20, तो 20/120, 1/6, 6 4 जा 24, 40,000 रुपए का आ जाएगा मेरा लोडिंग का अमाउंट। 40,000 की क्या आ जाएगी दोस्त? लोडिंग। Goods sent on consignment, goods sent on consignment is of nature of, goods जो consignment की तरह जाता है, देखो अगर ये बिक जाता तो क्या हो जाती? सेल्स, सेल्स है तो कहां पहुंच जाता? नॉमिनल अमाउंट। बट ड्यू टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऐसा लगता है बस सामान बाहर जा रहा है। बिकेगा कब? जब कंसाइनी इसको बेच देगा, किसी और को टोपी पहना देगा, मतलब कंसाइनी को खुद नहीं खरीदना, किसी और को बेचना है। ही इज जस्ट एन एजेंट ऑफ आवर कंपनी, वो हमारी कंपनी का सिर्फ एजेंट है। सेल नॉमिनल अमाउंट होता है, बट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रियल। पर्सनल तो हो ही नहीं सकता, पर्सनल कौन हो सकता है? कंसाइनी और कंसाइनर दोनों पर्सनल हो सकते हैं, एक प्रिंसिपल है एक एजेंट है, जैसे मैं बोलूंगा उसको वैसा करना पड़ेगा। इट इज रियल अकाउंट, इसको याद रखना। कई बार बच्चे गलती से नॉमिनल लगाए जाते हैं, कई बार बच्चे गलती से सेल्स लगाते हैं। सेल्स जैसा है बट सेल्स नहीं, क्योंकि पैसे अभी भी नहीं आ रहे और तब तक नहीं आएंगे जब तक वो किसी और को ना बेच दे। बात समझ में आ रही है? जी सर, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग स्टॉक, वही वाली चीज, मतलब यहां पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जोड़े जाएंगे पर रिकरिंग नहीं जोड़े जाएंगे। पैकिंग का खर्चा, ऑक्ट्रॉय का खर्चा, डिलीवरी का खर्चा और फ्रेट का खर्चा। तो बोल रहा है कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। तो पैकिंग का खर्चा वन टाइम एक्सपेंडिचर है, नोन एज नॉन रिकरिंग, जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे जाके पूछ सकता है कौन से जोड़ेगा। ऑक्ट्रॉय का ऊपर ही हम देख कर आए थे, नॉन रिकरिंग है, हमसे रिकरिंग पूछ रहा था, हमने कौन सा ऑप्शन दिया था भाई? गोडाउन का रेंट एंड गोडाउन का इंश्योरेंस। डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस इज अ सेलिंग एक्सपेंस एंड इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंस। ये हमारा रिकरिंग, द करेक्ट आंसर इज रिकरिंग। ठीक है, ये नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब इसके अलावा अगर ऑप्शन होते गोडाउन का रेंट तो वो भी नहीं जोड़ा जाता, गोडाउन का इंश्योरेंस तो वो भी नहीं जोड़ा, सेल्समैन कमीशन वो भी नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि सब रिकरिंग है, बार बार होने वाले खर्चे, जब जब सामान बिकेगा ये खर्चे होंगे। फ्रेट इज ऑल्सो नॉन रिकरिंग होते हैं, सभी खर्चे जोड़े जाते हैं। ऑक्ट्रॉय भी जोड़ा जाता है प्रोपोर्शनेटली, मतलब अगर मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया था 10,000 रुपए का मेरा फ्रेट जा रहा है 500 बॉक्सेस लेकर और मेरे पास लास्ट में 40 बॉक्सेस बच गए, इसका 800 रुपए का फ्रेट का प्रोपोर्शनेट खर्चा मेरे 40 बॉक्सेस में जरूर आएगा। एक्स सेंड आउट सेंड्स आउट 100 बैग्स टू वाई, 1000 100 बैग भेज रहा है 1000 रुपए वाले, 60 बैग्स वर सोल्ड एट अबव 10% कॉस्ट प्राइस। सेल्स वैल्यू कितनी होगी भाई? 100 बैग 1000 रुपए वाले हैं, कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी? 100 × 100 10,000, 1 लाख। 1 लाख में 10% प्रॉफिट 10,000। तो वही 1 मिनट रुको, 60 बैग्स बिक रहे हैं बेटा, 1 मिनट 100 में 60 बैग्स बिक रहे हैं एक तरीके से, 60,000 के तो बैग्स हो गए और 10% प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट, तो ये आपका 66,000 पूरा बिकता तो एक 10, 66,000 आंसर है क्या कहीं? 66,000 इज द करेक्ट आंसर। द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग किस बेसिस पर करी जाती है? तो कैश बेसिस, ऑल ऑफ द अबव, तीनों में तो कभी हो ही नहीं सकती। रियलाइजेशन बेसिस या एक्रूअल बेसिस? तो करेक्ट आंसर इज एक्रूअल बेसिस। खर्चे हम लोग कहीं ना कहीं हम कंसाइनमेंट की सेल को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट? इनमें से कौन सी चीज ट्रू है, मतलब बिल्कुल सही है कंसाइनमेंट को लेकर?
सेल ऑफ गुड्स, हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स, शिपमेंट ऑफ गुड्स या मॉर्गेज ऑफ गुड्स। शिपमेंट ऑफ गुड्स, सामान यहाँ से जाता है, सेल तो होती नहीं है। मॉर्गेज मतलब गिरवी नहीं रही रखते आप इसको, तो द करेक्ट आंसर है शिपमेंट ऑफ गुड्स। सामान बस यहाँ से उस जगह जाता है आपका, एक जगह से दूसरी जगह। विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट, कौन से अकाउंट नहीं खोले जाते? कंसाइनमेंट अकाउंट खोला जाता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट खोला जाता है, कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट खोला जाता है। यानी ये आंसर नहीं है हमारे, द करेक्ट आंसर इज कमीशन है। कमीशन का किसे? कंसाइनी का अकाउंट खोल लें, उसी में कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे या डेबिट कर देंगे। डेबिट क्रेडिट क्यों करेंगे? हमारे लिए तो लायबिलिटी है वो। कमीशन अकाउंट नहीं खोला जाता, ये कंसाइनी खोलता है अपने खाते अपने आप में। करेक्ट आंसर इज कमीशन। फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाई कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है उसके लिए हम किसको डेबिट यहां पर करेंगे? तो वो स्टॉक तो हमारा ही है, कंसाइनी को तो आप डेबिट कर ही नहीं सकते, उससे पैसे थोड़ी ना लोगे। कंसाइनमेंट अकाउंट को अब डेबिट पहले कर दिया आपने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेल का तो कोई मतलब ही नहीं है, कंसाइनी को डेबिट कर उस पर और बेटा एसेट बढ़ जाएगी, हमें एसेट डेटर को कम करना है। कंसाइनमेंट स्टॉक को आप बढ़ा लेंगे, हमारा ही स्टॉक है पर वहां पड़ा हुआ है, कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से आप डेबिट करेंगे इसको। 12 एक्स ऑफ कानपुर सेंड्स आउट 100,000 बॉक्सेस टू दिल्ली। कानपुर दिल्ली वाला एग्जांपल आ गया। इनवॉइस प्राइस 220 रुपए, ईच गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू बी क्रेडिटेड इन जनरल ट्रेडिंग विल बी। मतलब 1000 बॉक्सेस है 200 रुपए वाले, इसकी इनवॉइस प्राइस है 220, तो ईच गुड सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट टू बी क्रेडिटेड इन जनरल ट्रेडिंग। तो जनरल ट्रेडिंग में यहाँ पर कितने रुपए जाने चाहिए? जनरल ट्रेडिंग में तो सर हमारे कॉस्ट प्राइस ही जाएगी 1000 इंटू 200। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में 220 रुपए से मल्टीप्लाई होगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस से ही काम करेगा। जनरल ट्रेडिंग मतलब जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है, जहां रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट लगता है, मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट लगता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट लगता है, उसकी पूछ रहा है, तो वहां कॉस्ट प्राइस से बात होगी। ये जाएगा आपको गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो हम बना रहे होंगे, और 40,000 आपका लोडिंग अमाउंट है। परफॉर्मा इनवॉइस, जो इनवॉइस जैसा परफॉर्म करे वो कौन बनाता है? कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को कि भाई ये इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस तो तब बना था जब तू मेरे से सामान खरीदता, पर इसको इनवॉइस जैसा समझियो, परफॉर्म कर रहा है एज एन इनवॉइस, ये परफॉर्म कर रहा है एज एन इनवॉइस। कमीशन विल बी शेयर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनी पार्टनर थोड़ी ना है, ओनली कंसाइनी, सिर्फ कंसाइनी का हक है कमीशन पर। एकदम 10 सेकंड वाले एमसीक्यू है ये। भाई कंसाइनी कमीशन के लिए तो बैठा हुआ है, सामान बेच रहा है, मेहनत कर ही क्यों रहा है? वहां से सामान यहाँ ला रहा है, अपने गोदाम में रख रहा है, ग्राहक ढूंढ रहा है, बेच रहा है, सामान पैसे ला रहा है, वो इसलिए कर रहा है कमीशन के लिए। कंसाइनर कंसाइनी थोड़ी ना बांटेंगे, जॉइंट वेंचर थोड़ी ना है, पार्टनरशिप थोड़ी ना है। एक्स ऑफ मुंबई सेंड्स आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। इनवॉइस वैल्यू जो है गुड्स की वो 2 लाख हो गए। इनवॉइस वैल्यू मतलब इसमें पहले से ये तो जुड़ा हुआ है, मतलब अगर हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकलेगी, और लोडिंग निकालेंगे, लोडिंग कितनी है, लोडिंग समझते हो ना, ये बीच वाला, तो ये निकलेगी 25/125। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000। 4/5 गुड्स जो है कंसाइनी ने बेच दिए 1,76,000 के। अब 4/5 गुड्स है कितने वाले? 2 लाख का जो इनवॉइस वैल्यू है उसका 4/5 निकाल लो आप सिंपली। हमने कंसाइनी को बोला था भाई तुझे ये सामान 2 लाख का बेचना पूरा, इसमें पहले से ऐड है, मतलब हमारे लिए वो सामान, हमें पता है ये बात, उसे थोड़ी ना बता रहे हैं, हमारे लिए बेसिकली ये सामान बताऊं तो कंफ्यूज नहीं हुआ आप तो। 160 का है, 1,60,000 का है, मतलब 40,000 की लोडिंग है, पर हमने उसको बोला है पूरा सामान 2 लाख का बेचो, उसने पूरा नहीं बेचा, बेचा कितना है तेरे 4/5 गुड्स। हमने उसको देखा जरा 4/5 कितने का बिकना चाहिए था, तो 4/5 बिकना चाहिए था 5 4 20, 1,60,000 का, 1,60,000। 4/5 कितने का बिकना चाहिए? 160 का, पर बिक कितना का गया? 1,76,000, मतलब उसने महंगा बेच दिया सामान। हमने जितना उसको लिख कर दिया था परफॉर्मा इनवॉइस पर, हमने बोला था पूरा सामान 2 का बेच, उसने 4/5 बेचा, यानी 80% सामान बेचा है, और 1,76,000 का बेच दिया, 76, यानी बेचना था 160 का, पर महंगा बेचा, 16,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा कर दिया। और ये बात वो बता भी रहा है फोन पर, सर हमने तो महंगा बेच दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 2% कमीशन तो देंगे हम तेरे को इस पर।
पूरी इसकी लैंग्वेज पढ़ो। 1,60,000 पर 2%। किसी बच्चे को क्या ऐसा लग रहा है कमीशन 1,60 पर नहीं 1,76 पर मिलनी चाहिए? अभी रुक जाना। एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवॉइस, 10% मिलेगी इस वाले पर। उसने मैं एक्स्ट्रा जमा कर दिया है। तो 16,000 पर 2% कितनी हो गई? 3200। वो 1,60,000 पर 2% 3200, 16,000 पर 10% 1600। दो ऑप्शन है 3200, 1600 और 4800। सर 5200 क्यों है? पता नहीं क्यों है। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर समझ में आ रही है। किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा सर 2 लाख पर कमीशन देनी चाहिए? नहीं, 2 लाख का तो सामान हमने बेचने का, बेचा कितने का सामान से? अगर ऐसा कोई कमीशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता दो तरीके, तो आप सिंपली इस पर कैलकुलेट करते 1760 पर 2% कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कितनी आती है? 3520। बट उसने बोला है कि 2% कमीशन देनी है अप टू इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 160। सर कॉस्ट नहीं निकालेंगे हमने कितना प्रॉफिट, वो पूरा कंसाइनमेंट में प्रॉफिट कितना निकला इसको कमीशन काट पीट के वो अलग चीज है, वो कंप्लीट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का एमसीक्यू आपका ऐसे ही आएगा कमीशन पर, और एग्जैक्टली सेम ही आ जाता है कई बार। ठीक है, 2 लाख का 4/5 तो उसने सामान बेचा तो हम कमीशन 4/5 के हिसाब से देंगे। हमने बोला था 1,60,000 का बेची हो, वो महंगा बेच आया, महंगा बेचा हमें खुशी हुई, उन्होंने बोला तो महंगे पर भी कमीशन देंगे हम एक्स्ट्रा, इस पर देंगे 10% क्योंकि ज्यादा माल महंगा बेच कर आया, और इस पर नॉर्मल 2% जो हमने पहले ही उससे तय किया। देन दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ नेचर ऑफ। जॉइंट वेंचर समझते हो, पहले 2 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और उसकी लाइफ पहले से डिसाइड होती है, 6 महीने बंद कर देंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट जो बनता है नॉमिनल अकाउंट होता है, याद हो आपको, तो गोइंग कंसर्न टाइप का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप की कोई चीज नहीं होती, एसेट लायबिलिटी का कोई चक्कर नहीं होता है। सिंपली बोलते हैं जो भी खर्चा कर रहे हो डेबिट करो और जो प्रॉफिट हो रहा है उसे क्रेडिट करो। ए एंड बी परचेज कर रहे हैं पीस ऑफ लैंड 40,000 रुपए की और उसको बेच दे रहे हैं 60,000 रुपए की। ठीक है, ओरिजिनली ए हैड कंट्रीब्यूटेड 24,000 एंड 16,000। उससे क्या फर्क पड़ता है? 20-20 मिला है, 30-10 मिला है, 35-5 मिला है। 40,000 की चीज 60,000 की बेच दी तो प्रॉफिट कितना होगा? तो 20,000 होगा। इस 20,000 के प्रॉफिट को ये लोग तो इक्वली बांटेंगे या इस रेशियो में बांटेंगे, हमें उससे मतलब नहीं, पूछ रहा प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना है। 40 की चीज 60 में। क्या इतने सरल क्वेश्चन मतलब खुद समझ लो, सीए फाउंडेशन के लायक है, 3rd-4th क्लास के बच्चों के ये क्वेश्चन, बट फिर भी है, नंबर आ रहे हैं, करते रहो। नेक्स्ट, A for joint venture with B purchase goods costing 2 लाख रुपए, B sold 80% ऑफ गुड्स, 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग। सबसे पहले कॉस्टिंग इनवॉइस प्राइस देख लिया करो, यहाँ तो जनरली कॉस्टिंग ही होगी। बेच दिए 2.5 लाख रुपए की, यानी 2 लाख रुपए की गुड्स थे टोटल हमारे। ठीक है, ये हमारा खर्चा है, हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है ना, तो हम खर्चे को डेबिट कर लें। सेम जैसे परचेजेस को आप डेबिट कर लेते थे, सेल्स को क्रेडिट करते थे। अब आपने गुड्स कैसे बेचे हैं? आपने गुड्स बेचे हैं 2 लाख रुपए में से 80% गुड्स बेचे हैं 2,50,000 के, यानी गुड्स की कीमत थी 1,60। ये अपने समझने के लिए हमने रख लिए, पर हमने उसे बेचा कितने का है? 2,50,000 का। 1,60 के टोटल 2 लाख की गुड्स, देखो सामने रख रहा हूं मैं 2 लाख की गुड्स, इसमें से 1,60 के निकाल के बेच दिए, ऐसे करके रखे 20 कार्टून, मैंने उसमें से 16 कार्टून निकाल कर बेच दिए, तो 4 कार्टून अभी बचे या नहीं बचे? यानी मेरे पास 2 लाख में से 1,60 के मैंने गुड्स बेच दिए, तो बचे कितने के? 40,000। उन 40,000 के गुड्स को मैं 25% कम में बेच रहा हूँ, 25% कम में, तो 10,000 माइनस करेंगे कितने बचे? 30,000। 2,50,000 प्लस 30 कितने हो गए? 2,80,000। 2,80,000 में से 2 लाख गए तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 80,000। सर इतना सिंपल है, हम फिर कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं भाई? कंफ्यूज इसलिए तो रट रहे हो कहीं ना कहीं। सिंपल देखो, ये सेल्स वैल्यू है, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट डेबिट मत लिखो यार, सेल्स में से परचेज माइनस करनी है बस। एक तो ये सेल्स का अमाउंट है, एक ये मैंने आपके सामने निकाला है। कैसे निकाला है भाई? 2 लाख का 80% बाजार में बेच दिया तो बचा कितना? 20%। 2 लाख का 20% कितना आएगा? 40,000। उस 40,000 में से हमने 25% माइनस किया, ये 25-40 मिक्स हो जाते हैं आपके आपस में। 25,000 25% आप जो माइनस कर रहे हो वो बेसिकली क्या है भाई? इतने रुपए कम बिका है सामान, या बी ले गया घर पर इसको 30,000 लॉस दे गया, मतलब सामान की वैल्यू तो 40 थी और हमें मिले 30, तो 250 का बाहर बेचा, 30,000 का घर में बिका, 280 का बिका, 2 लाख का खरीदा था, 80,000 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, इफ अनसोल्ड गुड्स, जैसे अभी बी ने ले लिए ना गुड्स, अनसोल्ड गुड्स जो बिके नहीं है, 20,000 की कॉस्टिंग है, टेकन ओवर बाई वेंचरर, या वेंचरर होना चाहिए, वेंचर लिखा हुआ, को वेंचरर होना चाहिए,
अगर अनसोल्ड गुड्स हमारे हैं तो 20,000 के थे पर 15,000 में ले जा रहा है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? जैसे अभी वाले केस में 40 के थे पर 30 में ले गया तो 30 से क्रेडिट हुआ, इसी तरह ये 15 से क्रेडिट हुआ। बहुत सिंपल, बहुत आसान, जो सेल वैल्यू है रियलाइज्ड वैल्यू उसी को क्रेडिट करो। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। ज्वाइंट वेंचर भी नॉमिनल है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर भी नॉमिनल है, दोनों एक्सपेंसेस इनकम पर चलते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट इनकम क्रेडिट। ए परचेज कर रहा है गुड्स 42,500 के 42,500 की, बी सोल्ड कर रहा है इसमें से 40,000 के गुड्स 50,000, मतलब टोटल गुड्स खरीदे हमने ऐसे 42,500। इसमें से दो पार्ट्स करें, कुछ गुड्स रख लिए हमने इधर 40,000 वाले, जिसको बेच दिया हमने 50,000, तो बेसिकली प्रॉफिट हो गया 10,000। क्या पूछ रहा है देखते हैं। बैलेंस गुड्स वर टेकन ओवर बाय ए एट सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एज इन केस ऑफ सेल। वाह, इसी बात पर अटक जाते हैं। पिछली साल प्रॉफिट पूछ रहा था, अभी प्रॉफिट जस्ट याद ही हुआ था कि हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया उसने। कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो क्या पूछ रहा है। टोटल आपके गुड्स कितना सारा? इतना सारा 42,500 का, आपने तो सारा बेच दिया, इतना थोड़ा सा रह गया बस 2,500 रुपीज का गुड्स, क्योंकि 40 का इधर चला गया, दिख रहा है आपको 2,500 रुपीज का गुड्स। अब हम ए को कितने रुपए का दे समझ में नहीं आ रहा। ए कह रहा है 2,000 में ले जा रहा हूं, मैंने पागल है क्या तू, 3,000 का तो वैसे ही बिक जाएगा ये। तो हमने इससे बोला कि सुन, जितने रुपए का प्रॉफिट हमें बाहर बाजार में बेचने से हुआ है, यानी 40 का सामान हमने 50 में बेचा था, तो कितने का प्रॉफिट हुआ था? 10,000। यानी 10,000 का प्रॉफिट हुआ था जब हमारे गुड्स की कीमत कितनी थी? 40,000। तो बेसिकली हमने बाजार से कितना पैसा कमाया? 25%। 4 आ जाएगा, 4 का 100, 25%। तो 25% प्रॉफिट तू बढ़ा ले, बस यही लाल। बैलेंस गुड्स पर टेकन, सबसे पहले बैलेंस गुड्स कितने के? 2,500 के। कैसे 2,500 के? टोटल गुड्स की वैल्यू थी 42,500, 40,000 के अलग करते हैं तो बचे कितने के? 2,500 के। बोला सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 40 के माल में 50,000 कमा बेच रहे थे, 10,000 कमा रहे थे आप। 40,000 के सामान में आप 50,000 बेच रहे थे गुड्स को, तो 10,000 कमा रहे थे। 10,000 का कमाना मतलब 25% का प्रॉफिट कर रहे हो। तो 2,500 रुपए का जो गुड्स आपके पास बचा है उसे 25% प्रॉफिट जोड़ लो जरा, 625 रुपए आएगा शायद। तो द करेक्ट आंसर इज 3125, 3125। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विद को वेंचर अकाउंट? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का को वेंचर अकाउंट से क्या संबंध होता है? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है दोस्त आपको, व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट? जॉइंट वेंचर का तो नेचर जो दोस्त नॉमिनल अकाउंट होता है, बट को वेंचर के संग पूछ रहा है आपसे इसका नेचर क्या होगा। तो को वेंचर एक पर्सनल अकाउंट है, दैट्स व्हाई हमारा जॉइंट वेंचर के संग जो नेचर है को वेंचर का वो पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट आपका रियल अकाउंट होता है, बाकी आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं जनरली। कंसाइनमेंट अकाउंट भी जॉइंट वेंचर अकाउंट, बट जहां बात आएगी जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट की या खाली को वेंचर अकाउंट की, तो आपका पर्सनल अकाउंट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, एम एन एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर, एम सप्लाई गुड्स वर्थ रुपीज 6,000 और 100 रुपए खर्च करे उन्होंने वेरियस एक्सपेंसेस पे, कैरेज फ्रेट भाड़ा लोडिंग अनलोडिंग कुछ भी किया होगा। 6,000 का सामान लाया बेसिकली और 100 रुपए खर्चे हो गए, टोटल 6100 रुपए का खर्चा हो गया 6,100 का। एन ने सारा सामान बेच दिया 7,500 का, कितने का? 7,500 सारा सामान, एंड सेल द एंटायर लॉट ऑफ गुड्स, क्योंकि जो 4/5 या 2/3 बिका होता, 60% 80% बिका हो, तो बचा हुआ सामान का क्या किया आपने? लॉस में बेचा, प्रॉफिट में बेचा, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में बेचा, या कोई कम में ले गया, ये सारी बातें लिखी होती, पर सारा सामान बेच दिया 7,500 में। तो बेसिकली 200 रुपए का उस पर खर्चा हुआ सेलिंग एक्सपेंसेस में, यानी ये खर्चा भी आपको डेबिट करना है। बेसिकली हम लोग एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर बना दे रहे हैं अकाउंट सस्ता वाला। 7,500 हमारे पास आए सेल्स के रूप में, और 6,100 और 200 6,300 गए हमारे पास, तो प्रॉफिट कितने का हो गया दोस्त? 1,200 रुपए का। ठीक है, 7,500 में से अगर मैं 63 घटाऊंगा तो कितना आएगा प्रॉफिट? 1,200 रुपए। उस 1,200 रुपए के प्रॉफिट को मुझे 600 रुपए 600 रुपए बांटना है, 600 बांटना है एम के खाते में, 600 बांटना है एन के खाते में, 600 एम के खाते में, 600 एन के खाते में। तो बोला एन रेमिट्स द अमाउंट ड्यू, एन कितना पैसा देगा एम को, एन कितना पैसा देगा एम को। सबसे पहली बात देखो, जो एन के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है सारा,
सेल्स कर रहा है एन और खर्चा कौन कर रहा था, एम। तो एम को एक तो 6000 चाहिए गुड्स के, सर इसमें प्रॉफिट शेयरिंग आधा आधा नहीं हो रहा है भैया, मेरी जेब से क्या, एंड में मैं प्रॉफिट मिलना है बस। 6000 रुपए चाहिए गुड्स की और 100 रुपए अपनी जेब से खर्चा किया है, तो 6100 तो ये चाहिए और 600 रुपए चाहिए प्रॉफिट के। सिंपल निकालना एकदम तरीके से, 6700 आएगा। द करेक्ट आंसर इज 6700। ये रहा 73 का वो था, अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट दे देते हम एम को 64 तो होगा ही नहीं, और 61 तो सिर्फ उसके खर्चे हुए थे इतने, तो ये एक्सपेंसेस हुए थे, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट दोनों चीजें जाएंगी जो। आंसर है 61 प्लस 6000 रुपए एम ने खर्च करे, ये तो एन देगा ही देगा उसको। सर अगर ये पैसा भी एम के पास आता तो फिर एन को कितना देता वो, तो एन को देता 600 रुपए। अगर ये सेल्स एम ने करी होती ना तो सारा पैसा एम के पास होता, फिर 600 रुपए देता है एन को प्रॉफिट के और 200 रुपए देता खर्चे के, क्योंकि खर्चे किसने करे थे, याद करो, खर्चे किसने करे थे, एन ने, ठीक है 800 रुपए। अगर ये क्वेश्चन उल्टा आ जाए तो अमाउंट एम रेमिट्स एन द अमाउंट ड्यू, अगर एम सेल करता गुड्स की, आई होप मेरी बात आराम से समझ में आ रही होगी। जी सर, क्वेश्चन को उल्टा बना दिया एग्जाम में, वो ना आ जाए। ए एंड बी परचेज अ पीस ऑफ लैंड 20,000, बेची गई है 60,000। ए और बी ने मिलकर एक 20,000 की जमीन खरीदी, ए ने 12 मिलाए थे 8 मिलाए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 60,000 रुपए की बेची है, तो 60 में से 20,000 जब गए तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा दोस्त, 40,000 रुपए। कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 40,000 रुपीज का। तो प्रॉफिट ऑन वेंचर विल बी 40,000। प्रॉफिट ऑन वेंचर इस टाइप का क्वेश्चन करा था हमने, 40 की जमीन 50 में 60 में बेची थी, तो प्रॉफिट ही आया था। आई होप समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट, A and B entered into a venture sharing profit and losses in the 1:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। गुड्स कॉस्टिंग है 20,000 रुपए की, जिसको बेचा जा रहा है 25,000 में, बेसिकली 5,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। 1% कमीशन चाहिए परचेज पर, यानी सिंपल लिख लो 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा और 25 का बेचा। अगर कोई खर्चे नहीं हो तो बेसिकली 25,000 को हम आधा आधा बांट, 5,000 को आधा आधा बांट देते हैं। A is entitled to a get commission of 1% on purchase, तो 1% कमीशन देंगे A को खरीदने पर, तो 20,000 का 1% 200 रुपये आ जाए, और B को कमीशन मिलेगी बेचने पर 5%। तो 20,000 रुपये का आपने सामान खरीदा, डेबिट कर दिया, 200 रुपये कमीशन पार्टनर को देनी है। अगर आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हो तो ऐसे लिखते टू एज कैपिटल, फिर ए की कैपिटल में जाके को वेंचर अकाउंट में जाके 200 रुपये क्रेडिट हो जाते हैं। सेम टू बी के खाते में कितने जाएंगे, 25,000 का 5%, 1250 रुपये जाएंगे। तो बेसिकली ये जो पैसा है वो स्पेसिफिक है, इतना इतना इनको मिल रहा है। अगर इसके अलावा कोई खर्चा होता फ्रेट का, कैरेज का, सेलिंग एक्सपेंस, तो वो भी आप डेबिट कर दो। 25,000 में से सबको माइनस कर लो, आपसे पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन में, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐसे निकलेगा। प्रॉफिट का सिंपल है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना लो 2 मिनट में। सर इसमें तो 1 मिनट से ज्यादा लग जाता है ना, लगने दो ना, कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में भी तो हो रहे हैं मेरे बच्चे। 25 में से 20 गए 5,000, 5,000 में से 1200, 1450, 3550। द करेक्ट आंसर इज 3550। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट में कुछ डिस्ट्रॉयड हो गए, ट्रक पलट गया, फैक्ट्री में आग लग गई, चोरी कर ले गया, इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम 1 रुपया भी नहीं मिला। तो सिंपल याद रखो ऐसे क्वेश्चन में, जितना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उतने रुपए से क्रेडिट कर दो। अगर आप इन गुड्स को 10,000 वालों को बेचते 12 का, तो 12 से सेल्स क्रेडिट करते नहीं करते, यहाँ पर अभी हम कर रहे थे 25,000। अगर आपके ये लॉस में बिकते, कोई पार्टनर ले जाता 8,000 में, तो आप 8,000 से क्रेडिट करते। सेम इंश्योरेंस कंपनी अगर 8,000 देती तो 8,000, 7,000 देती तो 7,000, 6,000 देती 6,000। यह इंश्योरेंस केवल नील है, इसके लिए आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्रेडिट तो 10,000 से हो ही नहीं सकते, ये तो गलत बात है। कंफ्यूजन होती है 8,000, इसका तो कोई रीजन ही नहीं है दूर दूर से, तो मेरे एग्जांपल की बात है। 10,000 विल बी डेबिटेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट एट लॉस। यहां बच्चा कंफ्यूज होता है कि बी लगाऊं या सीधा, करेक्ट आंसर इज बी। बट क्यों, देखो आपने पूरे के पूरे परचेज डाल लिए गुड्स, मान लो वो 1 लाख रुपए के होंगे, ठीक है, उसी में ये 10,000 शामिल थे। अब जो बिक रहे हैं सेल्स के रूप में वो 90 के बिक रहे हैं ना, मतलब 90,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स बिक रहे हैं ना, मानो वो 25 के बिक रहे हैं, बचे हुए पूरे गुड्स डेबिट हो रखे हैं डेबिट साइड में, और बिकने वाले हो सकते हैं क्रेडिट साइड में। अब आपके एक 25 डले हुए हैं, आपने कॉस्ट पूरी कितनी बुक कर ली है, 1 लाख।
अगर वो बिकते तो वो भी इधर आ जाते, कोई पार्टनर ले जाता तो भी इधर आते, जलकर इंश्योरेंस क्लेम मिलता तो भी इधर आ जाते, पर नहीं मिल रहे। इसका मतलब 10,000 ऑलरेडी डेबिट है या नहीं है? तो लॉस वाले 10,000 रुपए वो ऑलरेडी डेबिट है, दोबारा डालोगे तो डबल इफेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप अगर 10,000 को सेम उसी तरीके से जैसे आप फाइनल अकाउंट से पढ़ते हो कि फाइनल अकाउंट्स अगर विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब फाइनल अकाउंट्स का ट्रायल बैलेंस से पहले गुड्स जल गए तो परचेज से हट चुके हैं, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। पर आफ्टर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग P&L बनाते समय पर हमें पता चला कि 10,000 के गुड्स जल गए, तो आप परचेज में से लेस करते थे, आपको याद हो शायद, तो फिर उससे रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है, बचा हुआ लॉस डाल लेते थे आप प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ कुछ नहीं करना, 10,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए, जितने का इंश्योरेंस क्लेम है उसे क्रेडिट कर दो, डेबिट कुछ मत करो। नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स, क्योंकि पहले से ही वो 1 लाख में 10,000 रुपए शामिल है, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। भाई बहुत डिफरेंस है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट लगता है, जॉइंट वेंचर में कोई नहीं लगता। पार्टनरशिप आपका परपेचुअल सक्सेशन होता है, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। जॉइंट वेंचर 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद पहले ही डिसाइड करते हो खत्म करना है, फिर दोबारा देखते हैं। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर इज सेम, बिल्कुल नहीं, तो ये भी फॉल्स है। आपसे फॉल्स भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो ये भी फॉल्स है। देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर, ये बात शायद इनकी सही है, सेपरेट एक्ट नहीं है जॉइंट वेंचर के लिए। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज के लिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप के लिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, लिमिटेड LLP एक्ट 2008 है। इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर द नंबर ऑफ थर्ड पार्टीज नन ओनली, अरे ये क्या बात है, फॉल्स है, थर्ड पार्टी होती है। नेक्स्ट, which of the following accounts are maintained in the joint venture when separate set of books? separate set of books समझ रहे हो, हमारा नॉर्मल बिजनेस अलग चल रहा है और यहाँ पर बुक्स अलग बना रहे हैं। तो जॉइंट बैंक अकाउंट बनता है, सबका पैसा इसी में डेबिट होता है। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है, मेन तो ये होता है। को वेंचर अकाउंट किसको कितना है क्रेडिट करना है, कितना डेबिट करना है। गुड्स ले गए तो डेबिट कर दो, कैपिटल लाया तो क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट के टाइम पर क्रेडिट कर दो, लॉस के टाइम पर डेबिट कर दो। सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टाइप की चीज, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। इफ अ को-वेंचरर टेक्स अवे गुड्स अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर समझते हो आप? जी सर। When separate set of goods are not maintained, then he will debit these goods in his books too. तो ये गुड्स घर से यहाँ से ले जा रहा है उठाकर, यानी बेसिकली को-वेंचरर डेबिट हो रहा है और एक तरीके से जो जेवी क्रेडिट हो रहा है, घर ले जा रहा है। अब वो अपने घर पर जाके इन गुड्स को डेबिट करे नहीं करे, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके लिए परचेज है। अपने नॉर्मल जो बिजनेस कर रहा है उसमें ये चीज परचेज है, सेल्स तो हो ही नहीं सकती। पर्सनल अकाउंट किसको डेबिट करेगा? जेवी को डेबिट नहीं कर सकता, क्रेडिट ही करेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू जेवी, जॉइंट वेंचर बिजनेस से लाया है और अपने नॉर्मल बिजनेस में। तो सही आंसर इसका परचेज। क्वेश्चन डायरेक्ट बेटा लिंक करेगा आपको, डायरेक्ट सीधे आएगा ये क्वेश्चन। फॉर ओपनिंग जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, उसमें क्या करना है? वेंचर अकाउंट डेबिट, को वेंचर अकाउंट क्रेडिट। भैया पैसा आ रहा है तो वेंचर का क्या मतलब है यहाँ पर? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा और वेंचर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। नॉर्मल एंट्री जो हमारी बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, याद होगा आपको। सेम इसी तरह जॉइंट बैंक, सेम एक खाता खोला है जिसमें सभी पार्टनर का पैसा आ रहा है, जॉइंट बैंक नाम है, खाता खुलवाया बैंक अकाउंट में, जॉइंट बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू ऐसे पार्टनर्स कैपिटल, सेम जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंचर कैपिटल। कौन सा वेंचर कितनी कैपिटल लगा रहा है? वेंचर मतलब को वेंचर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 30 तक हमारे क्वेश्चन हो गए कंसाइनमेंट के भी, जॉइंट वेंचर के। हम चल रहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरफ, जहां पर हमें थोड़ा सा ड्रॉवर ड्रॉई पे ही इंडोर्स और इंडोर्स वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर। ओ भैया ये क्या पूछ रहा है हमसे? द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर टू whom the amount in the bill is made is payable is known as। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। ये पूछ रहा है ए ने बी पर बिल लिखा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। वैसे मेरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली वीडियो आप देखो 45 मिनट की, जबरदस्त बनी है, पूरा कॉन्सेप्ट कराएगी। ए ने बी पर बिल लिखा तो ए इज अ ड्रॉवर और बी इज ड्रॉइंग। अगर ए ने कोई हरकत नहीं करी तो ए के पास बिल हो रहा है ना, इसको बोलते हैं रिटेन टिल द ड्यू डेट, रिटेन टिल द ड्यू डेट, रिटेन टिल द ड्यू डेट। तो पैसे किसको मिलेंगे? ए को, यानी ए ड्रॉवर भी है और इसका नाम पेई भी हो जाएगा।
ओरिजिनल क्रेडिटर ये है बेटा, पर हम पूछ रहे हैं अदर देन, इसके अलावा क्या हो सकता है। अगर ए ने इस बिल को इतने दिन तक इंतजार नहीं किया, ये वाला केस नहीं है, ए पे ही नहीं है, तो ये बिल बैंक से डिस्काउंट कराता था, याद है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरी पढ़ा दूंगा मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1 मिनट के अंदर। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर, बी आर को बैंक में जमा करे आता था, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। या फिर ए का मन कर जाता था, वो सी को दे देता था, इंडोर्स कर देता था, सी डेबिट टू बी आर, इंडोर्समेंट बोलते थे। सी ने भी मानो बी को बिल दे दिया डी को, कुछ ऐसी कहानी चल रही है। तो एंड में जो जिसके पास बिल होगा, अगर बैंक के पास बिल होगा तो बिल बैंक बैंक बी के पास पहुंचेगी, सी के पास होगा तो सी पहुंचेगा, डी के पास होगा डी पहुंचेगा, ई के पास होगा ई, मतलब ए नहीं पहुंचेगा अगर ए ने बिल संभाल कर नहीं रखा। तो उसी के बारे में बोला था, पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर, इसके अलावा जिसके पास बिल है, जो लास्ट में पैसे लेने जाएगा, उसे क्या होल्डर कहेंगे? बिल्कुल नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात है, उसको कहेंगे पेई ऑफ द बिल। पेई कौन कौन हो सकता है? पेई बैंक भी हो सकता है और पेई इंडोर्सी भी हो सकता है, जिसको बिल पहुंचा है। इंडोर्सियन बैंक विल बी द पेई अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर। तो ड्रॉवर भी पेई हो सकता है, बेसिक बताया था मैंने, बैंक भी हो सकता है अगर डिस्काउंटिंग कराई है, और इंडोर्सी भी हो सकता है। और इंडोर्सी सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास बिल उसको मिलेगा दिन, मतलब पैसा। 32 की बात करते हैं, पे यहां पर सही है। पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड, पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज का किसको मिलेगा, ये पूछ रहा है आपसे, बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट किसको मिलेगा? ड्रॉवर को। भाई मिल तो सकता था अगर ये वाला केस हुआ, इसके अलावा किसको मिलेगा? पेई को। पेई तो है नहीं है, तो यहाँ आंसर है बाय होल्डर इन कोर्स ऑफ ड्यू डेट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की लाइन है जो आप लॉ में पढ़ रहे होंगे, बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट, मतलब उस समय पर जो होल्डर होगा उस बिल का, जिसकी लाठी उसका भैंस। अगर पेई लिखा होता तो पेई भी आंसर। तो पेमेंट किसको मिलेगा? इंडोर्सी और बैंक को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडोर्समेंट हो सकता है आगे हो गई सर। आंसर तो इंडोर्सी और बैंक भी, हाँ, बट द करेक्ट आंसर होल्डर इन कोर्स ऑफ ड्यू डेट, उसमें सब शामिल है। ड्रॉवर के पास बिल है तो ड्रॉवर, इंडोर्सी के पास है तो इंडोर्सी, और बैंक के पास है तो बैंक। ठीक है, अलग अलग केसेस के हिसाब से तो तीनों सही है, बट द करेक्ट आंसर है, अगर ऑल ऑफ द अबव आता तो वो भी हो सकता है, और करना ए और बी और सी। और रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? समय से पहले आप निकल लो, मतलब जिंदा तो हो पर आपका मन नहीं कर रहा काम करने का। सेम चीज, बिल की ड्यू डेट तो 15 जुलाई है, पर आप उसे 10 जुलाई को पे कर रहे हो, 5 जुलाई को पे कर रहे हो, 15 जून को पे कर रहे हो। मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, making payment before the due date. The correct answer is making payment before the due date. आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल है। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब 10 सेकंड वाला क्वेश्चन, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। सेंडिंग द बिल्स फॉर कलेक्शन अलग चीज है, वो पर तो पेमेंट आता ही आता है, पर ऑन ड्यू डेट ही आता है। कैंसिलेशन ऑफ बिल, खत्म कर देते हैं पुराने बिल को, नया केस डिसऑनर की वजह से भी हो सकता है, अपने आप भी हो सकता है। इंडोर्सिंग द बिल ऑफ थर्ड पार्टी, इंडोर्समेंट है ये तो मेकिंग द पेमेंट ऑफ ड्यू डेट। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल द एक्सेप्टर्स डेबिट, जब रिटायरमेंट होता है बिल का तो एक्सेप्टर कौन होता है बेटा? जिसके पास बिल, जिसको पेमेंट करना होता है, ड्रॉई बेसिकली। तो एक्सेप्टर किसको डेबिट करेगा? तो बेसिकली बीपी को डेबिट कर लेगा ये। पेमेंट तो दे नहीं रहा, पेमेंट देता तो बैंक क्रेडिट, नहीं देता तो क्रेडिटर, मतलब ड्रॉवर क्रेडिट। और रिटायरमेंट के टाइम पे ये, रिटायरमेंट मतलब पेमेंट दे रहा है, कैंसिलेशन के टाइम पर ये, डिसऑनर के टाइम पर ये, और पेमेंट करेगा तो बैंक, चाहे वो ड्यू डेट पर करे या ड्यू डेट से पहले, बीपी टू बैंक। और इस केस में रिबेट भी जनरली इसको फायदा देती है, टू रिबेट। वहीं ड्रॉवर इस चीज को बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। रिटायरमेंट मतलब बस समय से पहले पेमेंट होना, एंट्री सेम ही बनेगी, बीपी टू बैंक। और कैंसिल कराएगा तो बीपी टू ड्रॉवर, डिसऑनर हो जाएगा तो भी बीपी टू ड्रॉवर। ऐसे केस में नोटिंग चार्जेस वगैरह आते हैं, आगे क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट, द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज, पार्टी जो पेमेंट का ऑर्डर देती है करने को, पेमेंट का ऑर्डर होता है, बैंक को बोलेगी भाई मेरे से पेमेंट कर दो। पेई जिसको मिलेगा? ड्रॉवर जिसने फर्स्ट बिल लिखा है, और वो इंडोर्सी भी हो सकता है। पेई जो ऑर्डर करेगी वो होगी आपकी ड्रॉई, ड्रॉई ऑर्डर करेगा कि हाँ पेमेंट दे दिया जाए, चाहे बिफोर ड्यू डेट या ऑन ड्यू डेट। पार्टी सिंपल बेटा, याद रख लेना इन चीजों को, एग्जैक्टली आते हैं एग्जाम में। इन विच ऑफ दीज वेज अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ, इनमें से कौन सी जगह पर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को? क्या हो रहा है ये बार बार, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग विद बैंक, इससे बिल खत्म हो जाता है। रिटेन टिल मैच्योरिटी, ड्यू डेट पर खत्म हो जाता है। इंडोर्समेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर ले लेगा तब भी खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप,
कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ, मतलब फाड़ के फेंक दिया, कोई मतलब नहीं है, इससे पैसे नहीं मिलेंगे, इन सबसे तो पैसे मिलकर खत्म हो जाता है बिल। नेक्स्ट, बिल रिसीवल बुक इज अ पार्ट ऑफ, बीआर बुक जो होती है यानी सब्सिडरी बुक जो हम बनाते हैं, जैसे पार्टी का नाम लिखते हैं, हमने किस किस से बिल साइन करवाया है, मैसर्स आर के मेहता एंड कंपनी, ठीक है, मैसर्स एल के ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, कुछ ऐसे नाम जो हम लिख लेते हैं भाई किसकी वजह से हमारा बिल आया है। तो जर्नल का पार्ट होता है, बैलेंस शीट पी&एल तो हो ही नहीं सकते, बीआर बुक, बी आर अकाउंट शोन इन बैलेंस शीट क्योंकि एसेट होता है। लेदर का पार्ट नहीं है क्योंकि बेटा ये पूरा कंप्लीट लेदर नहीं बना रहा है, हमारे पास बस टोटल दे रहा है कि मैं बीआर तुम्हारे पास पूरे साल में 1,51,000 का है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, किसका बिल कब ड्यू होगा, उसके लिए मैं सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे इन सभी के, आर के मेहता का अलग, एल के ब्रदर्स का अलग, राखी सावंत का अलग, ठीक है, इस तरीके से मैं सेपरेट। बीआर जो आपकी सब्सिडरी बुक से नहीं जर्नल की तरह हेल्प करता है आपको, बस जर्नल एंट्री की तरह फॉर्मेट नहीं होता, फॉर्मेट इनका अपना होता है, डेट होती है, पर्टिकुलर होता है, फिर उसमें अमाउंट के डिटेल्स डालते हैं आप लोग, सेम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक की तरह बीआर बुक होती है। 38 की बात करें, एक्स सोल्ड गुड्स टू आई 30 लाख, 30 लाख है, 3 लाख है, 3 लाख, आधा में पैसा जो अभी रिसीव्ड होगा और बाकी के लिए बीआर लिखा जाएगा। तो पूछ रहा है कितने रुपए का बीआर, भाई 3 लाख का आधा कितना होता है, 1.5 लाख, ये तो कोई पूछने की बात है, थर्ड क्लास का बच्चा बता देगा। नेक्स्ट 39, अ पर्सन हु इंडोर्सेस अ बिल, जो पर्सन इंडोर्स करता है, जैसे मानो ए ने बी पर बिल लिखा, तो ए इज अ ड्रॉवर, बार बार समझा रहा हूँ आपको कहानी में ये वाली क्योंकि आप, मैं चाहता हूँ आपको एग्जैक्टली माइंड में फिट हो जाए आंसर। ए ड्रॉवर, बी ड्रॉइंग, साइन करके बिल यहाँ आ गया, अगर अपने पास रखता है तो रिटेन टिल द ड्यू डेट, एंट्री बनेगी लास्ट में बैंक टू बीआर, बट ये इंडोर्स कर देता है इस बिल को मिस्टर सी को, सी इज एन इंडोर सी, सी की मैं बात करूं तो क्या है, इंडोर सी डबल ई, और ए इस टाइम पर इंडोर्सर बन गया, वैसे तो ड्रॉवर ही है पूरी पिक्चर में, सी लास्ट में पे ही बन जाएगा। हु इंडोर्स इज, हम अगर बिल इंडोर्स करते हैं तो हम कौन है, तो क्या हम इंडोर्स ड्रॉवर है, भाई ड्रॉवर तो पहले केस में, अगर सी ने इस बिल को डी को थमा दिया तो सी इंडोर्सर बन जाएगा, डी इंडोर्सी बन जाएगा, डी ने ई को थमा दिया तो डी इंडोर्सर बन जाएगा, इसलिए इंडोर्सर कोई भी हो सकता है, ड्रॉवर एक ही होगा पिक्चर में जिसने सबसे पहले बिल लिखा, पे ही एक ही होगा लास्ट में जिसके पास बिल पहुंचेगा, इसके बीच में कई सारे इंडोर्सर इंडोर्सी हो सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर, आराम से 40 वाला क्वेश्चन करते हैं। At the time of dishonor of endorsed bill, which of one or these accounts would be credited by the drawee? ड्रॉई के लिए पूछ रहा है, ड्रॉवर जब डिसऑनर करेगा बिल को तो क्या करेगा, सबसे पहले ये बीपी को खत्म करेगा, बीपी को क्या करेगा, डेबिट, और ये किसको जानता है, ये इंडोर्सर को जानता है क्या, नहीं भैया ये तो एक ही को जानता है, अपने पापा ड्रॉवर को जिसने बिल लिखा था इसके ऊपर, बिल सी के पास है, डी के पास है, ई के पास है, एफ के पास है, जी के पास है, बैंक के पास है, मेरे पास है, राम के पास है, श्याम के पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बीपी टू ड्रॉ, नोटिंग चार्जेस बीच में डेबिट कर लेगा अगर कुछ खर्चा हुआ है तो। यहां तक हमारी एकदम सिंपल सिंपल कहानी थी, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है बट थ्योरी बनाकर पूछे जा रहे हैं, हम सिंपल जनरल एंट्री पर आ जा रहे हैं। भाई डिसऑनर किसी भी तरीके से हो बिल, चाहे वो रिटेन टिल द ड्यू डेट हो, बैंक डिस्काउंटिंग वाला हो, सेंड फॉर कलेक्शन हो या फ्री, ये एंट्री यही पास करेगा उल्टी, पहले ड्रॉवर टू बीपी करी थी इसने एंट्री यहाँ पर, अब बीपी टू ड्रॉवर, पैसे देता तो बीपी टू बैंक, नहीं दे रहा तो बीपी टू ड्रॉवर। थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करे, आप एक ही रात में पूरी पूरी वीडियो निपटा दें। बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, अगर यहाँ पर कुछ खर्चा होता तो नोटिंग चार्जेस को डेबिट करता, अगर वो बताता इसको तो। डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ बिल इज टू बी मेड, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ड्यू डेट बोलते हैं सर उसे। सर डेट ऑफ बिल प्लस 3 डेज नहीं, अरे डेट ऑफ बिल तो आज की है, अभी इसमें डेज चढ़ाओ, फिर 3 डेज तो ड्यू डेट है, कभी कभी 2 डे ड्यू तो नहीं हो जाते, 15 अगस्त आ गई तो 14 अगस्त मान लेंगे हम, पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है तो 14 अगस्त, उस दिन अगर डेट दंगे हो गए तो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद को आपको, तो ड्यू डेट इज द करेक्ट आंसर, ऑन विच द बिल इज टू बी मेड, जिस दिन बिल को पैसे मिलेंगे। चलो 42 की बात करें, कुंतल ड्रॉज अ बिल फॉर 3000, कुंतल इंडोर्स इट टू राम, कुंतल ने एक बिल लिखा है श्याम पर और कुंतल ने इसे इंडोर्स कर दिया राम को, तो राम इंडोर्स टू रहीम, देखो कई सारे इंडोर्सर हैं, कुंतल कौन है हमारे में, ड्रॉवर, श्याम कौन है हमारे में, ड्रॉइंग, राम कौन है हमारे में, इंडोर्सी, और रहीम इसका इंडोर्सी और ये उसके लिए इंडोर्सर है, तो पेई ऑफ द बिल कौन होगा, जिसके पास बिल होगा, रहीम। सही है, कहाँ हो आप, राम के बाद रहीम आता है, रहीम इज योर करेक्ट आंसर, पेई ऑफ द बिल जिसके पास बिल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
इफ द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे दैट वॉल विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अगर ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले, प्रीसीडिंग डे। करेक्ट आंसर इज प्रीसीडिंग डे। हमें पहले से ही पता है उस दिन छुट्टी होगी, हमें पहले से ही पता है उस दिन छुट्टी होगी, तो हम एक दिन पहले कर देंगे। बहुत खाना खा लिया यार, लंच करना है। एक्स ने ड्रॉ किया बिल वाई पर 30 डेज आफ्टर साइड। आफ्टर साइड मतलब जिस दिन वो एक्सेप्ट करेगा बिल वहां से शुरू होगी। 1 अगस्त से या कोई मतलब नहीं है, 8 अगस्त से मतलब है। तो 8 अगस्त में 30 दिन जोड़ो, 23 दिन तो अगस्त के, सबको पता है बेटा अगस्त में 31 दिन होते हैं, 8 से 31 तारीख तक का अगस्त होता है। तो 23 दिन तो जिसके 7 दिन आपके 30 दिन का बिल है ना, 7 दिन ये 7 सितंबर पर पहुंच गए हम लोग, और 3 दिन इसमें ग्रेस पीरियड के जोड़ेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज 10 सितंबर। कई सारे बच्चे क्या करेंगे 1 तारीख से जोड़ेंगे, तो वैसे तो ऑप्शन में ही नहीं है। कई सारे बच्चे 31 को भूल जाएंगे, 30 को जोड़ेंगे तो 22 दिन हो जाएगा, 7 दिन ये 8 सितंबर हो जाएगा, 11 सितंबर करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 11 सितंबर। सिंपल सोचो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। आफ्टर साइट वाला है, जिस दिन बिल देखेगा वो उस दिन से शुरू करेगा, उसको बिल पहुंचने में 7 दिन लग गए, तो 8 तारीख से शुरू करेगा अपने दिन। तो 23 दिन उसके अगस्त के, 23 और 8 31, और 7 दिन सितंबर के, 30 दिन कंप्लीट प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड। 7 सितंबर आई थी डेट प्लस 3 डेज ग्रेस। लास्ट, ए बिल ड्रॉन ऑन 3 जुलाई फॉर 40 डेज। 3 जुलाई को लिखा गया बिल, तो पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन। 3 जुलाई को बिल लिखा गया है, तो 28 दिन तो जुलाई के, 31 जुलाई पर खड़े हो गए हम लोग, 28 दिन तो जुलाई के हो गए। अब 12 अगस्त, 12 दिन अगस्त के आ गए, प्लस 3 दिन, 15 अगस्त होना चाहिए, बट उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, इंडिपेंडेंस डे है, 14 अगस्त प्रीसीडिंग डे। इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा था इसमें, मैंने आपको 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस करा दिए। इसके अलावा एक और सीरीज आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे एग्जाम में, जिस तरीके से पेपर आएगा वो कराया जाएगा आपको, और कम समय में आप कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं ये भी बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें दोस्तों।